नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कल हमने मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स चैप्टर में हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स देखा था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएंगे। ओके, सो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा न्यू टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इसका क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब होगा जब उसमें एक कॉलम हो। अच्छा, कॉलम और रो मैंने आपको कल बताया था क्या होते हैं। रोज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम रोज़ बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप लिया है हमने। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। रोज़ आप कितनी भी ले सकते हैं। सो मैंने कोई भी जनरल नंबर ले लिया 2 3 4 5। तो कितनी रोज़ है यहाँ पे? 1 रो 2 रो 3 रो 4 रोज़। और कॉलम कितना है? वो एक ही कॉलम है। तो ये क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक कॉलम है। ओके, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इन जनरल ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस 1। यहाँ पे एम क्या है? नंबर ऑफ रोज़। तो रोज़ कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम कितना है? 1 है। सो इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस 1। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। ओके, नाउ नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक रो होगी। सो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रो मैट्रिक्स। और रो आपको पता है कैसे चेक करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम रो बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि ये एक कोई रेक्टेंगुलर शेप लिया हमने और हमें रो मैट्रिक्स लिखना है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ओके, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 6। ओके, सो रोज़ कितनी है? एक ही रो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे सारे एलिमेंट एक ही लाइन है यहाँ पे। तो एक ही रो और कॉलम कितने? 1 2 3 4। तो 4 कॉलम है। ओके, तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। तो इन जनरल अगर हम जनरल लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? बी इक्वल्स टू बी आई जे। और देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 है। और कॉलम्स कितने? कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट रो 1 होने चाहिए। ओके, सो इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस n। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसमें रोज कितनी भी हो सकती है। और रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, वैसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो क्या लिखा है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में जितनी रोज है अगर उतने ही कॉलम्स होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखो 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। आप इसमें एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब आप यहाँ पे चेक कर लो, ये R1 R2 और R3 3 रोज है। कॉलम कितने हैं? C1 C2 एंड C3। तो 3 कॉलम्स है। ओके, सो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना है, इसका क्या मतलब है कि 2 रोज होगी और 2 कितने होंगे? 2 कॉलम्स होंगे। सो 1 2 3 4। सो R1 R2 C1 एंड C2। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। 1 क्रॉस 1 मतलब उसमें एक रोज और एक कॉलम होगी, एक रो और एक कॉलम होगी। कोई भी नंबर लिख दो। ये R1 भी है और ये C1 भी है। ओके, अच्छा एक बात ये ध्यान रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में, जब हम आगे की एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पे जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो क्वेश्चन में आपसे ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि वहाँ पे उसने स्क्वायर मैट्रिक्स का
नाम ले लिया है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि उसमें रोज और कॉलम कितने होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर उसने लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसका मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका क्या मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का होगा। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इसका क्या मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 का होगा। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो ए है ये 3x3 का है, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 3 का है, इसका मतलब है कि वो 3x3 होगा। ओके, सिमिलरली इसको लिखा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज, अच्छा नेक्स्ट टाइप आने से पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताएंगे कि अगर इन जनरल अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो अगर इन जनरल अगर m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। अगर m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप में जाने से पहले हमें एक नोट देखना है। कल मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था, उसी का यूज़ करते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू ए आई जे, इफ a इक्वल्स टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। देखो अब यहाँ पे लिखा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें n रोज है और n कॉलम्स है। देन a11 a22 a33 डैश 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 ann आर सेट टू बी डायगोनल एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, ये एग्जांपल है 1 -3 4 6 7 8 9 6 2, एक 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो कौन से होंगे, सबसे पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है कि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a11 a22 और a33, ऐसे ही चलते जाएंगे, a44 a55, अगर वो उसका ऑर्डर ज़्यादा होगा तो इनको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। सो यहाँ लिखा है देन द डायगोनल एलिमेंट्स आर a11 कितना है 1, a22 कितना है 7 और a33 कितना है 2। तो आप फिर से पढ़ो नोट को, इफ़ a इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब वो n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है। तो a11 a22 a33, देखो a11 a22 a33 डैश 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 ann आर सेट टू बी डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अब इसका यूज़ करके हम आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब उसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम, यहाँ पे एम क्रॉस एम का मतलब समझ में आया, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब कि उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये a11 है, ये क्या है, ये a22 है और ये a33 है। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, क्योंकि ये a12 है, ये a13 है, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी एलिमेंट जीरो होंगे तो उन्हें उसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये दोनों डायगोनल है, क्योंकि ये a11 है और ये a22 है, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो है, मतलब ये भी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ पे यही a11 है, तो इसमें बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट आ ही नहीं रहे, तो ये भी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखें यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो अगर कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी इक्वल है, तो उसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। देखें यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ओके,
नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल वन। ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? वन हो। आइडेंटिटी से ही समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी मतलब वन। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इन द डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे वन हैं तो उसे मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन वन है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन जनरल अगर आप लिखना चाहते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे, आई इक्वल टू जे। इसका क्या मतलब होता है कि ए वन वन, आई मतलब आई और जे इक्वल, इसका क्या मतलब है? ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, वो बात कर रहा है। और आई नॉट इक्वल टू जे पे देखो सारे एलिमेंट जीरो और आई इक्वल टू जे पे सारे एलिमेंट वन, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप इज जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। हम आगे इस चैप्टर में नल मैट्रिक्स भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, तो नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स ही होता है। सो ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो है तो हम उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे और इसको डिनोट करते हैं ओ से। ओके, तो ये टाइप्स हमने सीखे। तो टाइप्स हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है। रोज मैट्रिक्स इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ एक रोज होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर कोई जनरल फॉर्म दिया हुआ मैट्रिक्स का ए इक्वल टू ए आई जे और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो A11, A22, A33 उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद फिर हमने सीखा था कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। फिर हमने लास्ट सीखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन हो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने लास्ट सीखा जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमने रिवीजन भी कर लिया। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सो टू मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स हमने लिए कि टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब वो दो कंडीशन को फॉलो करेंगे। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स 2x2 का है तो दूसरा भी 2x2 का होना चाहिए। अगर एक 3x3 का है तो दूसरा भी 3x3 का होना चाहिए। मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और आगे सेकेंड पॉइंट है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए और ये एक मैट्रिक्स है बी, तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी इक्वल तब होंगे जब इनके पहले तो इनका ऑर्डर सेम हो। मतलब ये अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इसका A115 है तो इसका भी B115 होना चाहिए। अगर इसका A12 3 है तो इसका B12 भी 3 होना चाहिए। अगर इसका A21 2 है तो इसका B21 भी 2 होना चाहिए। अगर इसका A22 6 है तो इसका भी B22 6 होना चाहिए। तब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी को हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। ओके, तो अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि गिवन A इक्वल टू 4 3 x 5, ये एक A मैट्रिक्स है और B y z 1 5। उसने आगे लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो, इफ़ A इक्वल टू बी। उसका क्या मतलब है कि A और B दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो फाइंड करो x y और z की वैल्यू। सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो A मैट्रिक्स है वो 2x2 का है और B मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का है। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहे हैं। ओके, अब वो ये फिर ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है तो आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रख दो। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे मतलब y की वैल्यू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे मतलब ये वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो y कितना आ जाएगा? 4। फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी तो z कितना आ जाएगा? 3। फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी तो x कितना आ जाएगा? 1। और 5 और 5 ये तो इक्वल ही है। ओके, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, आप उसे देखें।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का, और ये भी 3x3 का। इसने कोई नाम नहीं दिया, इसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। सिंपल सी बात है, उसने ही इक्वल करके दिया है, इन दोनों के ऑर्डर सेम है और वो बोल रहा है कि ये इक्वल है। इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो, मतलब x+3 0 के इक्वल होगा, तो x कितना आ जाएगा -3, फिर z+4 6 के इक्वल होगा, तो z कितना आ जाएगा 2, फिर 2y - 7 3y - 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा -5, फिर -6 इक्वल है, फिर a - 1 -3 के इक्वल होगा, तो a - 2 आ जाएगा, फिर 0 इक्वल होगा 2c+2 के, तो c - 1 आ जाएगा, और b - 3 2b+4 के इक्वल होगा, तो b - 7 आ जाएगा, फिर -21 इक्वल है, और 0 इक्वल है। तो यहाँ से आप a b c x y एंड z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो आज का जो कंसेप्ट थे वो हमने ये सीखे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखे और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस सीखे। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1 का यहाँ पे सारे कंसेप्ट ओवर होते हैं। अब आज आपका क्या वर्क है उस पर ध्यान दें। आज आपका वर्क ये है कि आप मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आप किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या समझते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है इन जनरल, अगर आप बताना चाहें तो क्या बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है वो जो मैंने आपको इसी वीडियो में पूछा है कि अगर एक m×n मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, m×n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो आपको यहाँ पे कंडीशन लिखना। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे। ओके, अच्छा, आज आपका होमवर्क क्या रहेगा। आज आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करना है बुक से, और एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर भी मुझे बता सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं। तो कल जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे। तो आप मुझे या तो व्हाट्सअप पे बता दीजिएगा कि आपके कौन से डाउट है, या आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं जो सॉल्यूशन वाला वीडियो आएगा उसमें उनको इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।